अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबी अजमईन अम्मा बाद वकुल जाहलक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ और इंटरव्यू शुरू होने के पहले, प्रोग्राम शुरू होने के पहले कहना चाहता हूँ कि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है जी। तो उर्दू पे मुझे महारत नहीं है, तो अगर मैं उर्दू बोलने में कुछ गलती करूँगा तो उसके लिए माफ़रत चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम। और खुसूसन पाकिस्तान में हूँ तो और मुझे केयरफुल रहना चाहिए। जो आपने सवाल पूछा है कि क्यों मुझे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा, मैं कहता हूँ हिजरत। क्यों मैंने हिंदुस्तान से हिजरत की? हिजरत इज़ द मोर बेटर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के मदद से जब मैं दावती काम शुरू किया दीदार साहब से मुतासर होने के बाद 1991 में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने काफ़ी कबूलियत दी और अल्लाह की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे थे। अल्लाह उनको हिदायत दे रहा था। तो क्योंकि क्राउड बढ़ रहा था, जब भी हम प्रोग्राम करते थे तकरीबन 25% गैर मुस्लिम होते थे, अक्सर हिंदू। तो अगर 1 लाख का मजमा होता था तो तकरीबन 25,000 होते गैर मुस्लिम, अक्सर हिंदू। जब 10 लाख का मजमा होता था तो 2.5 लाख होते थे गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर जो गैर मुस्लिम मेरे प्रोग्राम देखते थे अक्सर में से मुतासर थे, मोर देन 95%। कुछ मुशद्दिद होते थे जो तो शिद्दत पसंद थे, शायद मुझसे खुश नहीं थे। तो क्योंकि गैर मुस्लिम मुझे चाहने लगे, और आप देखिए मेरे प्रोग्राम में कई हिंदू कहते थे कि मैं 40 साल का हूँ, जो मुझे हिंदुज़म के बारे में पता नहीं था, जाकिर भाई के लेक्चर सुनने 2 घंटे में हमें और नॉलेज मिली बनिस्बत जो 50 से 40 साल में हमने ज़िंदगी में नॉलेज हासिल की हिंदुज़म के बारे में। तो अगर हिंदू मुझे नहीं चाहते थे तो शायद गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती थी। हिंदू चाहने लगे, इस्लाम को कबूल करने लगे, तो ये गवर्नमेंट के एजेंडा के खिलाफ था, ये जो नई गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए जब वो एक मौका तलाश कर रहे थे तो 1 जुलाई 2016 में ढाका में एक बम धमाका होता है, जो टेररिस्ट तकरीबन 3-4 टेररिस्ट 21 या 22 फॉरेनर्स की हत्या करते हैं। और एक टेररिस्ट, उसमें उनके जो न्यूज़पेपर है 3 जुलाई में आता है कि एक टेररिस्ट जाकिर नाइक का फेसबुक पे फॉलोअर था। तो नेक्स्ट डे पे पूरी इंडियन मीडिया कहती है कि जाकिर नाइक ने उस टेररिस्ट को इंस्पायर किया। 4 दिन बाद ये शाया होता है वही बांग्लादेशी न्यूज़पेपर में। हमने कभी भी नहीं कहा कि जाकिर ने इंस्पायर किया, हमने सिर्फ कहा कि एक टेररिस्ट उनका फॉलोअर था फेसबुक पे। लेकिन इंडियन मीडिया, जो बांधे गोदी मीडिया कहते हैं, वो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे खिलाफ बात करने लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात थी कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान में फ़िरके, उसके बावजूद माशाल्लाह अक्सर लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। और इतना सपोर्ट होने के बाद पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट था कि 1 महीने के अंदर इंडियन पार्लियामेंट में, आप अभी भी जाएंगे, 2 अगस्त 2016 में इंडियन पार्लियामेंट में कहा गया था कि देयर इज़ नो एविडेंस फाउंड अबाउट डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एंड दे आर नॉट इन्वॉल्व इन एनी टेररिस्ट एक्टिविटी। तो ये बोलने के बाद सब प्रोटेस्ट कम हो गए, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और था। चंद महीने बाद नवंबर में जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल यूनिवर्सल मुस्लिम पर्सनल यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में उनको उलझाया गया और उसके दरमियान हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया। तो क्योंकि ये ऑनस्लॉट जो मेरे खिलाफ हुआ, इसीलिए उस वक्त मैं उम्रा कर रहा था, रमज़ान का महीना था और मक्का में था। तो हमारे जो लॉयर्स थे कहा कि आप बाहर ही रहेंगे तो अच्छा है। तो उसके बाद मैं वापस गया ना, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दिया, मैं बाहर था और उस वक्त ये हुआ। और उसके बाद जब इल्ज़ाम लगने लगे तो फिर उसके बाद मैं वापस गया नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल था कि कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा था कि ये इल्ज़ाम मुझ पे लगेगा ऑन टेररिज्म। और उनने फिर दरख्वास्त की इंटरपोल से 2017 में कि मेरे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, RCN रेड कॉर्नर नोटिस। तो इंटरपोल ने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये पॉलिटिकल है, इट इज़ रॉन्ग। फिर 1.5 साल बाद 2019 में फिर से दरख्वास्त की और तो उन्हें निकाल दिया ये क्या जाकिर नॉट टेररिस्ट, हेट स्पीच के बारे में। और हेट स्पीच की कोई कंटेंट पैराग्राफ कोट करके उन्हें पेश किया इंटरपोल को। तो इंटरपोल ने बोला कि ये हेट स्पीच में आता नहीं, उसको दरख्वास्त को भी मुस्लिम कर दिया। उसके बाद फिर 2021 में एक नया इंटरपोल का रिक्वेस्ट था, मनी लॉन्ड्रिंग, कि जाकिर नाइक मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे। और इंटरपोल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोटिस सेइंग he is a religious speaker, he has the right to speak about his religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds, he is doing as per the law of the country, it is nothing but a political motive। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। तो 3rd बार इंटरपोल ने रिजेक्ट की कि बेबुनियाद है। और नॉर्मली अगर कोई गवर्नमेंट
कोई मुसलमान के खिलाफ टेररिज्म के ऊपर अगर करती है कि नोटिस करो तो 99% में लॉयर्स कहते कि कर देते, लेकिन क्योंकि मेरे इतने तकरीब मौजूद थे इंटरनेट पे, इट वाज ऑब्वियस, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम में भी। तो इसी वजह से भारत तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी वजह से हिजरत करने पड़ा और अल्लाह के फजल से तकरीबन 15 ममालिक, उनके नाम नहीं लूँगा, वो चाहते थे कि मैं आके वहाँ सेटल हो जाऊँ ताकि वो मुझे सिटीजनशिप दे। और ये 15 ममालिक से मैं मेरे खुद के रिसर्च के मुताबिक मेरे नज़दीक मलेशिया जितने भी मुसलमान ममालिक है जो भी फ़िलहाल है, मेरे नज़दीक सबसे बेहतर था। एंड मलेशिया एक मेरे नज़दीक जितने मैं ट्रैवल किया हूँ इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जहाँ ओपनली मुसलमान बात कर सकते इन सपोर्ट ऑफ द इस्लामिक कॉज, whether it be Palestine, whether it be Rohingya, whether it be any issue on Islamic, you can take out a protest openly and the government supports you. डॉक्टर साहब आपकी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी, मलेशिया की तो बड़ी सिफात आपने बताई, पाकिस्तानी बड़े लार्ज हार्टेड है, पाकिस्तान में भी जितना अरसा रहेंगे तो वसील कल्बी का मुजाहरा इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। अदियान का तकाबुल आपका जो एक्सपर्टीज़ है, एक डॉक्टर साहब हम अक्सर पढ़ते हैं सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उसके अमली मुजाहरा भी अब देख रहे हैं, आपने अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया, लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अब लबनान और यमन भी उसकी ज़द में आ गए हैं। जानना मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की जानिब से भी मजम्मत होती है, एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके, क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी। और मुसलमान क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इसके ऊपर मैं तकरीर की हूँ, जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए, और वो पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो आई डोंट वांट टू से दैट। जस्ट इन ब्रीफ, मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है जी फ़लस्तीन के लिए, और दुआ करने का सबसे बेस्ट वक्त है तहज्जुद का वक्त, तो लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट, आखिरी हिस्सा जहाँ 1 घंटे के अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के धरती करीब आते और अल्लाह एक्सेप्ट्स द प्रेयर, वो बेस्ट है। और कई फ्राइडे बना रहे हो, मैंने कहा तकरीबन डिटेल में था, और फिर कुनूत नाज़िला हर सलाह के बाद जमात में पढ़ सकते। फिर वी शुड नंबर 2 शुड बी अवेयरनेस ऑन योर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर वी कैन। आई एम जस्ट टेकिंग शॉर्ट, जी हर पॉइंट को वी कैन टॉक फॉर 10-15 मिनट्स। नंबर 3 हमें देखना चाहिए कि वी शुड प्रोटेस्ट, बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, और आप देख रहे हैं कि जो आज की तारीख में गैर मुसलमान से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, एंड द इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। दोज कंट्रीज जो एलीज थे, चाहे जर्मनी आप देखेंगे जो इसराइल के एलीज थे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द यूएसए, इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन देम। नंबर 4 है कि देयर शुड बी बायकॉट स्पेशली ऑन द इजराइल प्रोडक्ट, इट हैज एन इम्पैक्ट। आप देख रहे स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स के जो वैल्यू कम हो गई, इकोनॉमिक बायकॉट। Then they should be, they can be placed in the colleges, they can be posters and billboards put to promote it. Number 6, they should see to the whatever on an individual level, whatever Muslim can contribute, whatever amount that he has got, and Allah looks at the percentage, not at the amount. अगर एक गरीब इंसान जो 10,000 कमाता है, 10,000 रुपये, और वो 1,000 रुपये देता है, is better than a billionaire जो $1 billion देगा तो 0.1% है, और 1,000 रुपया 10,000 का 10% है, तो 1,000 रुपये के लिए उससे 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत $1 million। तो अल्लाह लुक्स एट द परसेंटेज, नॉट एट द अमाउंट। तो भले आपका 100 रुपया हो, 1,000 रुपया हो, 10,000 हो, तो डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ अल्लाह हैज गिवन यू, तो शुड कॉन्ट्रीब्यूट यू कैन। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट पे देयर शुड बी अ वक्फ वी शुड मेक ऑन द कॉज ऑफ मस्जिद अक्सा, सो दैट it can be we can sustain on a larger level, and on all these points we have worked on detail. Uske baad there should be a battery of lawyers, point number 8, a battery of international lawyers, so that we Muslims can file a case against such injustice that has been done. So we are a battery of international lawyers, so we should not be ad hoc on it. Point number 9, there should be from the government, जो पहले
7 या 8 पॉइंट है, आम मुसलमान कोई भी कर सकता है, चाहे 1000 रुपया दे, द फर्स्ट 7 पॉइंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कैपेसिटी। तो नंबर 9 के ऊपर, अगर आपका खुद का मीडिया चैनल है तो मीडिया चैनल पे प्रमोट करो, ट्राई एंड सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज, ट्राई एंड टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज। और ये पहले बार इंसानियत में फर्स्ट टाइम, जेनोसाइड तो बहुत हुए पहले, बट ये पहला जेनोसाइड है जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। पुराने जेनोसाइड जो हुए थे मालूम पड़ता है चंद साल बाद, चंद महीने बाद, चंद हफ्ते बाद। ये पहला जेनोसाइड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था मतलब सोशल मीडिया पे। और अगर जो वेस्टर्न मीडिया ब्लॉक की तो टिकटॉक कंटिन्यू हो गया चाइना से। सो दिस इज वी कैन स्पीक अबाउट दैट फॉर अस। तो नंबर 10 के ऊपर वी शुड हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द पॉलिटिकल लेवल दैट द कंट्री इन्वॉल्व शुड बी कॉल्ड। यहाँ इसराइल की अगर एम्बेसी है वो कंट्री में तो शुड बी कॉल्ड एंड वी शुड प्रोटेस्ट अगेन। पॉइंट नंबर 11, there should be a trade boycott. Trade boycott with that country, complete, all goods. I'm keeping on going, escalating the level. Yes. Then 11th, there can be a complete dissociation of political ties. Like बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इजराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में। तो दिस इज पॉइंट नंबर 12, कंप्लीट कट ऑफ ऑल पॉलिटिकल टाइज। पॉइंट नंबर 13 के अंदर एज वी नो दैट आप देखते नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 कंट्री मेंबर्स है। अगर आप एक कंट्री को अटैक करेंगे तो इट हैज दो अटैकिंग बाकी जितने 31 कंट्री है। तो वी मुस्लिम, वी 57 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम मेजॉरिटी कम एंड फॉर्म अ मेक्टो, विल बी यूनाइटेड। और हम साथ में एक ग्रुप फॉर्म करेंगे ऑन द सेम प्रिंसिपल्स कि कोई मुसलमान हम एक साथ में होंगे तो विल बी अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान डिवाइडेड है, मुसलमान डिवाइडेड एंड द कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्सेस। सो इफ यू हैव यूनाइट होंगे तो इट विल बी मच बेटर। एंड पॉइंट नंबर 14 जो 14 पॉइंट है उसके अंदर कि all the Muslim countries, if we follow the Quran and Sunnah, we will be much in a better position. Unfortunately आज की जो हालत देखते हैं मुसलमान की, क्योंकि हम कुरान और सुन्ना से दूर हो गए। हम कुरान और सुन्ना के नज़दीक होंगे तो अल्लाह की मदद और होंगी। और आखिरी 15 पॉइंट है कि अगर हम इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे दुनिया में, खिलाफत फिर से लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह कभी ये हो ही नहीं सकता मुमकिन। और ये सब पॉइंट के ऊपर इटली में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी जो फुल लेक्चर है इसके ऊपर 15 पॉइंट। मैं आपसे आपकी जो तहरीक को थोड़ा बहुत जो मैंने नोट किया, मैं उसमें ये जानना चाहूँगा कि आप अगर अपनी प्रायोरिटीज़ बताएं कि क्या ये उम्मत मुसलमान को इस्लाह, तालीम और जिस तरह से आपने पहले कहा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तरफ उनको मुतवज्जा करना ज़रूरी है, वो आपकी प्रायोरिटी है, या फिर तबलीग जो है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर उसके बाद जो तकाबले अदियान से चूँकि आपने आगाज़ किया तो उसमें ऐसी बहुत से जो अशकाल हैं उनको दूर करने के लिए जो आप बहुत सी चीज़ें कहते हैं, या दूसरों को जवाब देने के लिए और दूसरों को जो गलत प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर करने के लिए, तो इसमें आपकी जो तहरीक है या ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर देखा जाए तो प्रायोरिटाइज आपको किस अंदाज में उसको आप करते हैं? भाई साहब ने 3 चीज़ कहे। पहला नंबर के मुसलमान की इस्लाह या कुरान हदीस से हो, वो मेरी प्रायोरिटी है कि तकाबले अदियान, कंपैरेटिव रिलीजन, गैर मुस्लिम में दावत देना। और थर्ड, जो लोग गैर मुस्लिम जो एतराज़ात करते हैं इस्लाम के खिलाफ, कुरान के आगे चाहे एथियस्ट हो, ये तीनों में से क्या प्रायोरिटी है? मेरे हिसाब से तीनों प्रायोरिटी है और तीनों को साथ में लेके चलते। मिसाल के तौर पे दो में स्पेशलिटी इज़ तकाबले अदियान, वो मेरी स्पेशलिटी है। लेकिन जब मैं तकाबले अदियान के बारे में बात करता हूँ, कह रहा हूँ कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज, बिकॉज उसके अंदर सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 की जो आयत है, ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है, ये मास्टर की है। जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ सिमिलैरिटीज विद इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी और सिमिलैरिटी विद इस्लाम एंड हिंदुइज्म, तो मेरे मजमे में 75% मुसलमान हैं, 25% गैर मुस्लिम हैं। और गैर मुस्लिम मुतासर होते हैं, उसमें से कई लोग इस्लाम कबूल करते हैं। मुसलमानों के लिए मैं इस्लाह कर रहा हूँ, तो विथ वन लेक्चर आई एम किलिंग 2 birds और 3 birds विद वन।